हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त तरीके से आप क्लास 12th की तैयारी माँ काली कोचिंग सेंटर के साथ में जुड़ करके कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि इस थंबनेल को देख के, एंट्री को देख करके ही, कि आज हम लोग क्लास 12th वाले बच्चों का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है और ये आपका पार्ट 1 है। जस्ट इस वीडियो के बाद अगला आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। आज हम लोग कुल मिलाकर के 35 प्रश्न को देखेंगे और इस 35 प्रश्न में बहुत सारा सब्जेक्टिव माध्यम से और इस चीज़ में आपको इमेज के माध्यम से समझाया जाएगा इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, और ये आपका दिल्ली सल्तनत से मिलता जुलता है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से मुस्लिम सत्ता एंट्री करती है और भारत में किस प्रकार से मुस्लिम लोग आए। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको आज दिल्ली सल्तनत में यानी किसान, जमींदार और राज्य वाले चैप्टर में बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार प्रश्न रहने वाला है। आज आप जानिएगा कि भारत में मुस्लिम सत्ता कैसे आया और भारत में मुस्लिम सत्ता कैसे यहाँ पर इतना विस्तार हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके बीच में प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न, देख सकते हैं आप, इमेज से ही स्टार्टिंग हुआ है ना। और इसमें नाम बताइए, कह रहा है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम यही हैं, भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी यही थे। इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। बताइए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम थे भाई। तो बताइए, इन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। आपको आंसर बताना है, फटाफट आप आंसर लगाइए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि पहला मुस्लिम आक्रमण यानी पहली बार मुस्लिम ने आक्रमण किया था भारत में किस वर्ष। जरा दिमाग पे जोर दीजिए भाई, हाँ भाई सोचना है ना। बताइए, 672 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 612 में या फिर 712 में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 712 ईस्वी हो जाएगा। 712 ईस्वी में भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे। इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत में पहली बार थे ऐसे मुस्लिम जो कि 712 ईस्वी में आए थे और ये हिंदुस्तान पर आक्रमण किए थे, है ना। आप तस्वीर भी देख सकते हैं आप। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। यदि अगर आप ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव माध्यम से पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है ना। केवल ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझ के उसको याद कीजिए। तो देखिए, यही है आपका थोड़ा सा, इसमें हम लोग थोड़ा सा बस डिटेल से पढ़ लेते हैं। कहता है पहला मुस्लिम आक्रमण। बच्चों देखिए, पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो आप जान गए होंगे कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था बच्चों। तो 712 ईस्वी में हुआ था। याद कर लेना है प्यारे बच्चों, 712 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम सत्ता हिंदुस्तान में आई थी, मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, है ना। और इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत में पहली बार आए थे, आक्रमण किए थे। ये है मोहम्मद बिन कासिम जी, है ना। ये हिंदुस्तान में आक्रमण किए थे। कब आक्रमण किए थे बोलिए, आपको भी बोलना है। 712 ईस्वी में, है ना। 712 ईस्वी में ये आए थे। और सुनिएगा, उस समय सिंध का राजा यानी सिंध का शासक दाहिर था। हमारे सिंध के राजा थे दाहिर, यही है दाहिर जी। और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का बड़ी कड़ा तरीका से मुकाबला किया और पूरा एकदम उसको हराने के लिए जी जान लगा दिए। बट हमारे दाहिर जो शासक हैं, ये हमारे राजा हैं दाहिर जी, इन्होंने इसका कड़ा मुकाबला किया, लेकिन कुछ वजह से हार जाते हैं, है ना। और आगे चलिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो थे एक अरबी आक्रमणकारी थे। अरब देश के थे या अरबी आक्रमणकारी थे। कैसे आक्रमणकारी थे? अरबी यानी अरब देश से आए थे, अरबी आक्रमणकारी थे। और वह इराक, अरब में ही एक जगह होता है, आप जानिएगा इराक। इराक की राजधानी आप जानते होंगे बगदाद होता है। तो इराक के राजा एक नाम था, उसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम में क्या होता है ना,
मुस्लिम में क्या होता है क्या कि भतीजा दामाद भी हो जाता है ना, वो उन लोगों का चलिए अपना कल्चर है, मैं उस पर स्पेशल कमेंटबाजी नहीं करूँगा। क्योंकि मुस्लिम में ऐसा क्या होता है क्या कि केवल अपना खून से शादी नहीं होता, जैसे खास भाई बहन है उसमें शादी नहीं होगा, बट चाचा जी का बेटा से यानी चाची जी की बेटी से, फुआ का और उसके बाद मामा की बेटी से शादी मुस्लिम में ऐसा होता है। तो यह जो था अल हज्जाज का भतीजा था, कौन, मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा था, और उसका घर था कहाँ, इराक, और उसका भतीजा भी था और उसका दामाद दोनों था, है ना। और ये 712 ईस्वी में हिंदुस्तान आए, आक्रमण किए, हमारे राजा दाहिर इनका कड़ा मुकाबला किए बट बचा नहीं पाए। बट इनकी बेटी जो थी ना वो इनको टक्कर बढ़िया से देती है और उसको मरवा देती है। इनकी बेटी बहुत बहादुर हुआ करती थी, है ना। चलिए यहाँ पर खैर ऑब्जेक्टिव है, बाकी विशेष सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव था, ये सब भी ऑब्जेक्टिव ही है। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ तो उस समय में राजा कौन थे, दाहिर, ये भी तो ऑब्जेक्टिव ही हुआ ना। तो ये सब सारा ऑब्जेक्टिव ही इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप बताइएगा, कहता है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, बताइए भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वे कहाँ के थे, गजनी के थे, गौड़ के थे, अरब के थे या फिर चीन के थे। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, जरा सा आप दिमाग लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, गजनी के थे, गौड़ के थे, अरब के थे या फिर चीन के थे। भाई अब ये मैंने आपको जस्ट अभी तुरंत बताया कि ये अरब आक्रमणकारी थे, तो भाई इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अरब देश के थे तो अरबी आक्रमणकारी हो जाएंगे, यानी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे भाई, तो अरब देश के थे, ये अरबी आक्रमणकारी थे, है ना। आप याद रख लीजिएगा अरब देश से आए थे और इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। चलिए तीसरा अब आपको बताते हैं थोड़ा सा इस इमेज के माध्यम से, है ना। अपना देखिए भारत यहाँ पर है, यहाँ पर है अपना प्यारा सा भारत, खूबसूरत सा भारत यहाँ पर है। तभी ये पाकिस्तान वगैरह हम ही लोग में आता था, यानी सिंध वगैरह हम ही लोग का ज़मीन हुआ करता था, है ना। और ये अरब देश है यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये अरब देश है यहाँ पर। तो यहाँ से ये लोग आए थे, ये यहाँ पर अरब देश हो जाएगा, ये यहाँ पर इराक वगैरह सब यहाँ से है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ बता देते हैं, ये यहाँ पर इराक एक जगह है, यहीं से ये लोग आए थे। तो ये सब हिंदुस्तान में इधर से एंट्री करते हैं, है ना, हिंदुस्तान में इधर से एंट्री करते हैं तो ये इराक वगैरह हो जाएगा। बाकी आप लोग ये वर्ल्ड का मैप आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। इधर आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका हो जाएगा, रूस वगैरह सब इधर है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर हो जाएगा, अपना भारत इधर हो जाएगा। तो यहाँ अरब देश है और अरब देश से ही आए थे कौन, मुस्लिम आए थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। आप इमेज के माध्यम से भी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, क्या होगा इसका आंसर, इसका प्रश्न पहले हम लोग पढ़ते हैं। कहता है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था। महमूद गजनी के साथ, जानते हैं आप भारत में एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था गजनी, है ना। गजनी और गजनवी एक के हुआ, ठीक है ना। तो भारत में एक आदमी आए थे, उसका नाम था गजनी। तो गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था, ऐसा कौन सा विद्वान था जो कि गजनी के साथ आया था, जो कि गजनी के साथ भारत आया था। बताइए गजनी के साथ कौन आया था, है ना। कहता इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल बरूनी। क्या हो जाएगा, अल बरूनी। अल बरूनी जो थे वह महमूद गजनी के साथ या गजनवी के साथ हिंदुस्तान आए थे। देख सकते हैं आप, ये है अल बरूनी जी, अल बरूनी यहाँ लिखा हुआ भी है। और अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे बच्चों, तो गजनी के साथ आए थे, गजनी के साथ, है ना। तो बताइए आप आंसर आप बताइएगा। एक बार आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, बताइए जब गजनी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो गजनी अपने साथ में किस विद्वान को लाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल बरूनी। अल बरूनी विद्वान था, ये बहुत पढ़ा लिखा था और ये गजनी के साथ हिंदुस्तान आया था। किसके साथ आया था, गजनी के साथ, बस सिंपल। चलिए 3 प्रश्न हम लोग देख लिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, गड़बड़ा गया, ठीक है, वहीं से बोलना, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग गजनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भाई गजनी कौन थे, है ना। चलिए
अब देखते हैं थोड़ा सा गजनी के बारे में। थोड़ा गजनी के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि गजनी कौन था भाई, आखिर जो हिंदुस्तान में आक्रमण किए थे। ये हैं हमारे गजनी जी, है ना, हमारे क्या हम सबके गजनी जी हो जाएंगे, क्योंकि ये गजनी ही है जो कि हिंदुस्तान में एंट्री किए थे और ये मुस्लिम थे, हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किए थे। चलिए थोड़ा सा हम लोग गजनी के बारे में 2-4 लाइन थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपका एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न रहने वाला है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव केवल रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव को रटिए लेकिन बट सब्जेक्टिव माध्यम से समझ के ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। यदि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को केवल रट्टा मारिएगा, दूसरे वीडियो की तरह चाहिएगा कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, तो आप याद कीजिएगा बट भूल जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव माध्यम से ही कमांड करना है, ठीक है। देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कब आक्रमण किया था भाई? पहली बार गजनी ने 1000 ईस्वी में इन्होंने पहली बार आक्रमण हिंदुस्तान में किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था। आप सोच सकते हैं कि 1000 ईस्वी में गजनी हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखे थे, यही है गजनी जी। और 1000 ईस्वी में ये हिंदुस्तान पर पहली बार आक्रमण किए थे बच्चों, ठीक है। और महमूद गजनी ने भारत पर कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किए थे। बताइए कितना एकदम था, बहादुर था, जो कि कह लीजिए हार नहीं मानने वाला था, कि हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया। कौन? गजनी। 17 बार आक्रमण किए। और इसका सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 में 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। कहीं कहीं 26 भी रहता है बुक में, बट आप लोग 1025 ये करेक्ट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। 1025 में इन्होंने क्या किया था, गुजरात में सौराष्ट्र में एक जगह पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ एक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ मंदिर। इन्होंने क्या किया था, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और इसका सबसे चर्चित आक्रमण था, क्योंकि यहाँ से जो है ना 20 लाख दिनार संपत्ति लूट करके भाग गया। ये लुटेरा है, ये मेरा अपना नहीं है, ये लुटेरा है। हिंदुस्तान में मंदिर को लूटा, मंदिर का खजाना लेकर के भाग गया। कौन? गजनी, है ना, यही है गजनी जी। और देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान में आक्रमण किए और इन्होंने हमारे मंदिर को लूटा। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और ये अपने साथ 2 विद्वान को लाए थे। एक का नाम था अलबरूनी, दूसरे का नाम था फिरदौसी। तो अलबरूनी और फिरदौसी 2 विद्वान था जो कि इसके साथ भारत आया था और हिंदुस्तान को लूटा, है ना। गजनी जी हिंदुस्तान को लूटे और लूट करके हमारा संपत्ति को लेके चले गए, हमारा मंदिर को लेके चले गए, मंदिर का सारा धन दौलत लेके चले गए, है ना। देख सकते हैं आप, यही है गजनी जी। और किस प्रकार से हिंदुस्तान को लूट गए हैं और बैठ के यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1191 में, 1192 में, 1193 में या फिर 1194 में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर कोई आपसे पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों, तो 1191 में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि थोड़ा तराइन के युद्ध के बारे में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बीच में एक स्टोरी की ओर एंट्री कराता हूँ। एक और भारत में मुस्लिम आए थे जो कि हिंदुस्तान को लूटे और हिंदुस्तान को लूट खसूट के गए। उसका पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। चलिए ये है, देखिए इसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? वो गजनी था, गजनी पहले आया था और गौरी बाद में आया। ये है मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आए थे और हमारे जो यहाँ के जो सबसे बड़े राजा थे उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में बहुत बड़ा टक्कर हुआ, बहुत बड़ा खतरनाक टक्कर हुआ, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध इसी के नाम से जाना जाता है। तराइन का पहला युद्ध हुआ था कब? 1191 में। कब हुआ था बच्चों? 1191 में हुआ था तराइन का पहला लड़ाई और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और दोनों में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई चली थी। लेकिन पहला वाला जो लड़ाई था ना 1191 में, वे हमारे जो थे राजा पृथ्वीराज चौहान जी बहुत सूरवीर थे, बहुत ताकतवर थे, ये जीत गए थे। लेकिन 1192 वाला जो लड़ाई था वह जो है मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और धोखे से जीता था, है ना। तो कहने का मतलब यही आप याद रख लीजिएगा। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में और 1192 में। पहला वाला में कौन? हमारे पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरा वाला में हार गए, है ना।
फिर मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, भारत में एक और हमारे राजा को हराए थे और उसका नाम था जयचंद। क्या नाम था बच्चों? जयचंद। देख सकते हैं आप यहाँ पर है चंदावर का लड़ाई। चंदावर का लड़ाई जो हुआ था 1194 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1194 में हुआ था चंदावर का लड़ाई। और किसके किसके बीच में हुआ था भाई? फिर वही हो जाएगा मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का लड़ाई 1194 में हुआ था। और इस लड़ाई को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा इस सब सारी चीज़ों को। मोहम्मद गौरी का आप तस्वीर देख सकते हैं और जयचंद का आप फोटो देख सकते हैं। और जयचंद जो बच्चों है ना, वो पृथ्वीराज चौहान जो है, अभी आपको जो मैंने फोटो दिखाया उसका ससुर था और यही इसको धोखा दे दिया था। और क्योंकि इसका वो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, इनकी बेटी को धोखे से शादी कर लिया था। इस वजह से जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को साथ नहीं दिया और बेचारा इसका दामाद भी हार गया और ये खुद हार गया। अपनों से दुश्मनी थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मोहम्मद गौरी के बारे में जानिएगा। मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी जो थे हिंदुस्तान में, मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आए थे। पहला आक्रमण किया था 1175 में। कब आक्रमण किया था बच्चों? 1175 में पहली बार आक्रमण किए थे मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान हम ही लोग में पड़ता है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। तो पहली बार 1175 में इन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि तभी हिंदुस्तान पाकिस्तान सेम था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में। और मोहम्मद गौरी ने ये 3 लड़ाई लड़ा था, जैसा कि मैं आपको फोटो के माध्यम से भी दिखा दिए हैं। ठीक है ना। तराइन का पहला लड़ाई अगर आपसे एग्जाम में पूछे तराइन का पहला लड़ाई कब हुआ था, तो 1191 में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1192 में। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि चंदावर का लड़ाई कब हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा 1194 में। क्या हो जाएगा? 1194 में। ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि तराइन का जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, तो भाई गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन जीत गया पहला वाला लड़ाई, बताइए तो? पहला वाला लड़ाई हमारे चौहान जी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन जस्ट इसका दूसरा लड़ाई जो हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, वह 1192 में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, बट गौरी जी जीत गए। कौन जीत गए? गौरी जीत गए। वो मुस्लिम जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है। और तीसरा लड़ाई चंदावर का लड़ाई भी जो 1194 में हुआ था, वह गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि गौरी जीत गए। यानी लास्ट का 2 लड़ाई में कौन जीत गया बच्चों? तो गौरी जीत गए। और पहला वाला लड़ाई में हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए। लेकिन ये वाला लड़ाई भी हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी कर लिया, स्वयंवर से उसको लेके भाग गया था, है ना। इस वजह से इसका दुश्मनी हो गया। और इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी से क्या किया, दोस्ती कर लिया और अपना दामाद को हरा दिया। दामाद को हरा दिया। अब बाद में क्या किया, उसका ससुर को हरा दिया। अब सोचिए, कोई अगर दामाद को मरवाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेते तो गलत वाली बात है ना। तो देख सकते हैं आप, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अपनों से हमेशा दोस्ती बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जयचंद ने क्या किया था, अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी से दोस्ती करके इसको हरवा दिया, है ना। फिर बाद में गौरी ने धोखा दे दिया और जयचंद को भी मार दिया, है ना। तो ये था छोटा मोटा कहानी, आप याद रख लीजिएगा कि लास्ट का 2 लड़ाई गौरी जीत गए और पहला वाला लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी जीतते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से अगर याद कीजिएगा तो एग्जाम में आप भूलिएगा नहीं। और आपको इस तरीक़ा से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोग खुद बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। कहता है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किनके किनके बीच में हुआ था। भाई इसका आंसर आप खुद बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप फटाफट बताइए। कि कहता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। ना 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 ना, ये आंसर नहीं होगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, क्या यही आंसर होगा? नहीं नहीं नहीं। कहता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और महाराजा रतन के बीच में। क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था या दूसरा युद्ध जो हुआ था वह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है। अगर जयचंद वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप मार दीजिएगा चंदावर का युद्ध। लेकिन अगर आपको तराइन का युद्ध पूछेगा ना, आपका आंसर यही होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है।
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। देखिए बच्चों, क्या हुआ था, कहानी को थोड़ा सा मोड़ आगे लेके चलते हैं। जब मोहम्मद गौरी क्या किए ना, हिंदुस्तान को जीत लिया, और हिंदुस्तान को जीतने के बाद ये क्या किए, हिंदुस्तान से जाने लगे, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक गुलाम को, अपना एक नौकर को हिंदुस्तान का राजा बना दिया और खुद चला गया। तो इन्होंने क्या किया, एक गुलाम को हिंदुस्तान का कमान दे दिया, रस्सी, चलो भाई हिंदुस्तान को अब तू चला, मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि तू मेरा नौकर है, मैंने तेरे को हिंदुस्तान दे दिया और तू हिंदुस्तान को चला। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक गुलाम को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया और खुद मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान से चले जाते हैं। तो बच्चों बताइएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, क्या होगा इसका आंसर, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वह नौकर था, वह गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का। क्योंकि मोहम्मद गौरी हमारे राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान, इसको हरा उड़ा देते हैं और हिंदुस्तान को जीत लेते हैं, दिल्ली वगैरह को। तो जब यहाँ से जाने लगे ना, तो उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजा बना दिया और चला गया। अब सोचिए, क्योंकि भाई सारा ज़मीन मेरा ही रहेगा, तो सब ज़मीन पे तो हम नहीं ना कब्जा कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना नौकर को कुछ ज़मीन दे दिया। तो ये अपना नौकर यानी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का ज़मीन दे दिया, हिंदुस्तान का राजा बना दिया और खुद यहाँ से चला गया। ठीक है, तो गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, इन्होंने क्या किया, अपना नया वंश का स्थापना किया, अपना वंश का नाम रखा गुलाम वंश, क्योंकि यह गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक का तस्वीर दिखाता हूँ। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक यही हैं। और इन्होंने क्या किया था, कुतुब मीनार के निर्माण को स्टार्ट करवाया था। ये है कुतुब मीनार, आप दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में महरौली एक जगह है, दिल्ली का थोड़ा सा किनारा से हट के है, क्योंकि बीच दिल्ली में नहीं है, महरौली में कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार का निर्माण को प्रारंभ इन्होंने ही करवाया था। और इसका नाम क्या था, बताओ बच्चों, बताइएगा इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी हम तुरंत बोले गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण को स्टार्टिंग करवाया, बट ये पूरा नहीं करवा पाया, क्योंकि ये जब तक मैं करवाएगा तब तक मैं ये बेचारा मर गया। और इसका दामाद जो है ना, इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाएगा। बीच में क्या हुआ था, एक बार जो है ना, बीच में ठनका गिर गया था, ऊपरला झड़ गया था, फिर इसको फिरोज शाह तुगलक वगैरह सब आए, फिर इसका ऊपरला मंजिल का निर्माण करवाते हैं। तो ये कुतुब मीनार का थोड़ा सा स्टोरी है। ठीक है, खैर हम आपको नेक्स्ट अगले क्लास में इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल में आप यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जानिए कि कुतुब मीनार का निर्माण को इन्होंने प्रारंभ करवाया था, स्टार्टिंग करवाने यानी इसको बनवाया किसने था, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश इसका दामाद था, वो पूरा करवाता है। ठीक है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक जी। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए ये रहा, कहता है कि गुलाम वंश, गुलाम वंश के बारे में बच्चों आप जानिए, गुलाम वंश के बारे में, क्योंकि ये खुद गुलाम था, तो भाई गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। कब हुई थी, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था भाई, मोहम्मद गौरी का। आपको मालूम है कि मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आए और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए, और वही गौरी का ये नौकर था, गुलाम था, इसलिए इसका नाम हो गया गुलाम वंश। और कुतुब मीनार का नींव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, यानी कुतुब मीनार का निर्माण को जमीन से किसने स्टार्टिंग करवाया, तो भाई कुतुब मीनार का निर्माण को किसने स्टार्ट करवाया, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर कुतुब मीनार के निर्माण को वो पूरा नहीं करवा पाए, और तबीयत इनका गड़बड़ा गया, मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसका गुलाम था यानी दामाद था, क्योंकि इसका जो नौकर था ना यानी गुलाम था ना, वही इसका बेटी से शादी कर लिया। तो आप समझ सकते हैं, तो इनका जो गुलाम था यानी दामाद जो था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद दोनों था ना, यानी नौकर भी था और दामाद भी था। इसके दामाद का नाम था कौन सी, इल्तुतमिश। क्या नाम था बच्चों, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया बच्चों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण को किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने। लेकिन किसने स्टार्टिंग करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है ना गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। तो देखिए दिल्ली पर जो है ना कुल मिलाकर के ये सारे वंश ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश रहते हैं। कौन आते हैं? गुलाम वंश। उसके बाद आए खिलजी वंश, उसके बाद आए तुगलक वंश, उसके बाद आए सैयद वंश, उसके बाद आए लोदी वंश। इसका ट्रिक भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो, है ना, गुलाब खिले तो सुगंध लो, सुगंध लो। ठीक है। देखिए 1206 से लेकर के 1526 तक भारत में जो है ना 5 वंश आए। कितने वंश आए? 5 वंश। वंश का मतलब खानदान। 5 खानदान आए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, इसलिए इसका नाम रखा गया दिल्ली सल्तनत। क्या नाम रखा गया? दिल्ली सल्तनत, या सल्तनत ए हिंद, या फिर आप कह सकते हैं सल्तनत ए दिल्ली। इसका नाम है दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद, या फिर सल्तनत ए दिल्ली। कुल 5 वंश आए जिन्होंने दिल्ली पर राज किया और ये लोग बहुत साल तक शासन किए। 1206 में गुलाम वंश आया और 1526 में लोदी वंश तक रहा, है ना। ये सारे के सारे मुस्लिम लोग थे जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली पर शासन किया। और सबसे पहले तो आप याद रख लीजिएगा, ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, तब आपको याद रहेगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ देता है बताइए गुलाम वंश पहले आया कि तुगलक वंश पहले आया, तो ये आपको ट्रिक से याद रहेगा। कैसे? देखिए गुलाम से याद रख लीजिएगा आप लोग, गुलाब से याद रख लीजिएगा गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, ठीक है, तो से तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोदी वंश, है ना। तो बताइए इसका ट्रिक क्या होगा? गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो आप ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप सीधा रट्टा मार लीजिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो सबसे पहले मैं आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी तुरंत देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब अगला प्रश्न आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई भाई? 1208 में, 1206 में, 1108 में, 1106 में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी हम तुरंत बताया कि गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था भाई? अभी हम तुरंत बताइए वो किसका नौकर था? इसका मालिक का नाम क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबक, मोहम्मद गौरी या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद गौरी, क्योंकि इसका मालिक का नाम था मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का नौकर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और यही हिंदुस्तान का राजा बन गया, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का किसका गुलाम था, किसका नौकर था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी नौकर था, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? चौगान क्या होता है बच्चों की? यह एक खेल का नाम है जो कि अभी उसका नाम रखा गया है पोलो। पोलो में क्या होता है कि घोड़े से इस प्रकार से एक स्टिक होता है और स्टिक से घोड़े से उसको खेला जाता है, एक बॉल होता है, उसको पोलो गेम बोला जाता है। अभी हम लोग पोलो बोलते हैं, लेकिन तभी उसका नाम था चौगान। इसी टाइप का एक गेम होता था जिसका नाम था चौगान। तो बताइए दिल्ली का ऐसा कौन सा राजा था जो कि पोलो खेल रहा था जिसका मृत्यु घोड़ा से गिर के हो गया? घोड़ा से गिर करके कौन मर जाते हैं भाई? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नसरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हिंदुस्तान में गुलाम वंश का स्थापना किया। और वो क्या होते हैं बच्चों? घोड़े से गिर करके मर जाते हैं, है ना। घोड़े से गिर करके मर जाते हैं। कौन भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर के मर गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बक्स, लाख बक्स यानी लाखों का दानी। कौन ऐसा था जो कि लाखों का दानी था, जो कि खूब रुपया दान करता था, लाखों रुपया दान करता था? लाख बक्स के नाम से जाने वाला भारतीय शासक हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा राजा था जिसको कि लाख बक्स कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है बच्चों लाख बक्स यानी लाखों का दानी, है ना। ये लाखों लाखों रुपया दान करते थे, क्योंकि इसका नाम था कौन सी? लाख बक्स यानी लाखों का दानी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है।
तस्वीर मैं आपको पहले ही दिखा दिया हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए अगला प्रश्न करा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला। बताइए कुतुब मीनार का निर्माण को किसने प्रारंभ करवाया, यानी नींव किसने डाली, यानी प्रारंभ किसने करवाया, स्टार्टिंग किसने करवाया। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, अभी हम तुरंत बताया आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था बच्चों, कुतुब मीनार के निर्माण को स्टार्टिंग करवाया, प्रारंभ करवाया। यही है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के निर्माण को कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में इन्होंने करवाया था। इनको एक गुरु था, उसका नाम था बख्तियार काकी, और काकी की याद में ही इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण को प्रारंभ करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया। बताइए कि वह तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाना स्टार्टिंग किए, बट बनवा नहीं पाए, घोड़ा से गिर के मर गए। तो किसने उसको पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? हम आपको तुरंत बताएं कि इल्तुतमिश जो कि दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और भतीजा जो भी कह लीजिए दामाद भी था और गुलाम था, भतीजा नहीं गुलाम था, नौकर था और दामाद दोनों था, है ना। ये नौकर था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, और गुलाम भी था इल्तुतमिश। कौन था इसका नाम? इसका नाम है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने ससुर का जो सपना था इनका, इन्होंने अपने ससुर जी का सपना पूरा कर दिया, और नौकर भी था और का क्या था, उसका दामाद भी था। इन्होंने अपना ससुर जी का सपना को पूरा कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया। कौन ऐसा राजा था जिन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसमें कि 40 ठो था, 40 तुर्की सरदार को लेकर के उसका नाम रखा था तुर्कान ए चिहलगानी। तो प्रश्न आपको समझ लीजिए, पहले कह रहा है कि कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने 40 ठो तुर्की सरदार को ले लिया, 40 ठो गुलाम को रख लिया और एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा तुर्कान ए चिहलगानी। क्या नाम रखा? तुर्कान ए चिहलगानी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्कान ए चिहलगानी का स्थापना किसने किया, यानी 40 ठो तुर्की सरदार का लेकर के ग्रुप बनाया ताकि सलाह अच्छा हमको दे। या जैसे हम लोग जैसे मान के चलिए मोदी जी है, तो मोदी जी क्या करते हैं ना, अपने साथ साथ में मंत्रिमंडल को रखते हैं, रेल मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, है ना। तो इस तरीक़ा से इन्होंने क्या किया, 40 ठो सरदार को रखा था, तुर्की सरदार को रखा था। ठीक है ना। तो 40 दल, उसको नाम था 40 दल। तो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर रजिया सुल्तान ने। तो वही इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया बच्चों, 40 ठो गुलाम सरदार का एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा कौन सी, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया। किसने? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है ना, तुर्कान ए चिहलगानी को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये अपना मनमानी करने लगता है। जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, मोदी जी मंत्रिमंडल बनाते हैं, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, तो इन्होंने क्या किया, 40 ठो सरदार बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। अब चलिए, अब अगला प्रश्न कर रहा है कि वह प्रथम कौन मुस्लिम महिला थी जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी। बताइए कौन ऐसी मुस्लिम महिला थी जो कि दिल्ली की पहली महारानी बनी थी, पहली राजा बनी थी, है ना। तो बताइए दिल्ली की ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने कि दिल्ली की बागडोर को संभाला था, यानी प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिन्होंने राजा बना, यानी जो राजा बनी थी, इन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी। कहता नादिया बेगम, हमीदा बेगम, रजिया सुल्तान या फिर फातिमा बेगम। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी भाई? इल्तुतमिश की बेटी थी। देखिए बच्चों, बताते हैं आपको कहानी। इल्तुतमिश का बेटा जो था वो नालायक था, वो अच्छे से शासन नहीं करता था। तो इल्तुतमिश हमेशा चाहता था कि उसकी जो बेटी है ना वो राजा बने। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को ही राजा बनाने के बारे में सोचा था, बट उसका बेटा राजा बना, 8-9 महीना तक रहा था, वो उतना काम का नहीं था, वो हट जाता है। उसके बाद उसकी बहन यानी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की महारानी बन जाती है, दिल्ली की राजा बन जाती है ना। अब आगे चलिए, कहता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। जगह मेरे मुंह से निकल गया था इसका आंसर, शायद यदि अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, इल्तुतमिश की, बख्तियार खिलजी की, नसरुद्दीन महमूद की। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला थी जिन्होंने की शासन की बागडोर संभाला, यानी पूरे दिल्ली की महारानी बन गई, राजा बन गई।
अब सोचिए महिला होकर के, तभी के ज़माने में महिला लोग को इतना छूट नहीं था जितना अभी है ना। ये नीतीश कुमार इतना दिए हैं, 50% आरक्षण दिए हुए हैं, हर नौकरी में महिला ही है ना। पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बलबन किसका गुलाम था। बच्चों बताइएगा कि बलबन नाम के थे व्यक्ति, तो बताइए बलबन किसका गुलाम था। अल्तुनिया का, इल्तुतमिश का, बख्तियार खिलजी का, या फिर नसरुद्दीन महमूद का। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का नौकर का नाम था बलबन। अब समझिए, एक तो पहले वहाँ नौकर, उसका नौकर, उसका नौकर, उसका नौकर, यानी सब एक दूसरे का नौकर ही है, इसीलिए इसका नाम है गुलाम वंश। क्या नाम है बच्चों? गुलाम वंश। तो भाई बलबन भी किसी का गुलाम था, तो भाई इल्तुतमिश का नौकर था, इल्तुतमिश इसका मालिक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए किस शासक ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पाबोस या पैबोस प्रथा चलाई थी। कौन सा ऐसा राजा था इन्होंने इस सिस्टम को लाया? इसका नाम था सिजदा और पैबोस। भाई सिजदा क्या होता है? घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, यानी आपको राजा के पास जाना है और प्रणाम नहीं करना है, घुटना के बल लेट जाइए तब उसका प्रणाम कीजिए। तो बताइए कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने इस सिस्टम को लाया कि भाई हम हैं राजा और हम मेरे पास आते हो तो घुटना पर बैठो तब मेरा प्रणाम करना, और पाबोस यानी पाँव को चूमना, यानी हम हैं राजा, हम हैं भगवान और तुम मेरा पैर को चूमो। तो बताइए ये घटिया सिस्टम किसने लाया था? क्योंकि राजा को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा तो राजा होता है ना, उसको जनता का सेवा करना चाहिए। ये क्या करता था? ये ऐसा सिस्टम लाया था कि तुम मेरा घुटना पर बैठो और मेरा शीश नवाओ और मेरा पाँव को चूमो। ये सिस्टम किसने लाया था? सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने चलाई? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलबन। बलबन जो था उन्होंने क्या किया? सिजदा एवं पैबोस प्रथा को चलाया था। ये काफ़ी घटिया सिस्टम है। अब भाई इंसान सब इंसान ही है, अब कोई मेरा पैर को चूमे, ये कितना गलत वाली बात है। वो भी इंसान, हम भी इंसान, तो ऐसा सिस्टम नहीं लाना चाहिए, लेकिन इन्होंने लेकर आया है ना। 18वां प्रश्न कह रहा है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की। बच्चों बताइएगा खिलजी वंश की स्थापना किसने की? आप तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर फिरोज शाह। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यही है, इसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। पहले कौन आया था? गुलाम वंश। दूसरा नंबर में कौन आया? खिलजी वंश। नहीं बोले थे गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो गुलाब तो खत्म हो गया, खिले से खिलजी वंश। तो बताइए खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न कर रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? बताइए। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या कर दिया, किसने किया भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? कौन उसका हत्या कर देता? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी, फिरोज शाह। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका दामाद था और भतीजा भी था। आप कहिएगा सर उसका दामाद था, भतीजा था, मार दिया अपने चाचा को। हाँ भाई, इन्होंने ये, इसका नाम है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया था ना, अपने चाचा को, इसके पहले जब आपको फोटो दिखाए ना, वो उसका चाचा था। इन्होंने क्या किया? अपना चाचा को मार दिया और अपना ससुर को मार दिया, क्योंकि उसका दामाद था। मुस्लिम में क्या होता है ना कि अपने ही घर में शादी हो जाता है, यानी चाचा की बेटी से शादी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया? अपना ससुर को मार दिया, यानी अपना चाचा को मार दिया, है ना। अब सोचिए कैसा घटिया इंसान है ये, जिन्होंने अपने ससुर की हत्या कर दी, है ना, दिल्ली का राजा बनने के चक्कर में, है ना। चलिए ये हो जाएगा दामाद, और इसका ससुर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ससुर। ससुर का नाम हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और दामाद का नाम हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे खतरनाक राजा था ना। इन्होंने क्या किया था ना कि राजस्थान में जाकर के पद्मावती को पाने के लिए, है ना, मेवाड़ के शासक जो थे रतन सिंह, उसकी जो वाइफ थी पद्मावती, उसको पाने के लिए बहुत कोशिश किया और पद्मावती को नहीं पा पाया, और पद्मावती इसी की वजह से जौहर कर लेती है, आग में कूद करके जान दे देती है। इतना खतरनाक राजा था। इन्होंने पद्मावती को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और इसके वजह से पूरा मेवाड़ का राजा मर गया, रतन सिंह मर गया, उसकी वाइफ मर गई। बहुत खतरनाक राजा था। इसका नाम था कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली का सुल्तान बना। बच्चों बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का कब सुल्तान बना। 1206 में, 1208 में, 1245 में या फिर 1296 में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह दिल्ली का राजा बनते हैं, यानी दिल्ली का सुल्तान बनते हैं 1296 में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। देखिए बच्चों बताइएगा, मंगोल लोग क्या थे ना, हिंदुस्तान को लूटना चाहते थे और मंगोल भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करते थे। ये लोग विदेशी थे, हिंदुस्तान को लूटने आना चाह रहे थे और मंगोल लोग जो है ना हिंदुस्तान को आक्रमण करते हैं। तो बताइए जब मंगोल सबसे अधिक बार मंगोल किसके समय में आक्रमण हुआ? तो बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या फिर फिरोज तुगलक के समय में। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक बार मंगोल ने आक्रमण किया। सबसे अधिक बार किसने आक्रमण किया? तो मंगोल आक्रमण किए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने उसका कड़ा मुकाबला किया, हिंदुस्तान को बचाया। किससे? मंगोल से। तो बस फिर मंगोल आ जाते हैं हिंदुस्तान में और कचरा हो जाता है। एक तो पहले ही लोग आकर के हिंदुस्तान को कचरा करके रख दिया है ना। तो इन्होंने क्या किया, मंगोल को हिंदुस्तान घुसने नहीं दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने सेना को नगद वेतन दिया कि भाई काम करो, दिन में काम करो, शाम में पैसा लो, जमीन मत लो। इन्होंने क्या किया, सेना को जमीन नहीं दिया, भूमि अनुदान नहीं दिया, जमीन नहीं दिया, बल्कि सेना को नगद वेतन दिया, कैश टू कैश। काम करो दिन में, आप तुरंत शाम में पैसा ले लो, है ना। तो कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने नगद वेतन दिया? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इन्होंने सेना को नगद वेतन देना चालू किया था, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की। बच्चों बताइएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की। चलिए भाई आपको याद हो गया होगा, गुलाब खिले तो सुगंध लो। आज का क्लास इसी में चलेगा, गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से बताइए तो से तुगलक वंश। तो बच्चों बताइएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने की। गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, नसरुद्दीन महमूद ने। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, तो ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने बच्चों क्या किया था, यही है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो भाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो भाई गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश। चलिए 24वां प्रश्न कह रहा है किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था। कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने अपना राजधानी को दिल्ली से हटा दिया, दिल्ली से हटा दिया, कहाँ बना दिया, दौलताबाद बना दिया, दिल्ली से चेंज करके दौलताबाद कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। कौन था भाई ऐसा राजा जिन्होंने दिल्ली से राजधानी को हटा के दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। बताइए अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। ये है अमीर खुसरो, किसके दरबार में रहते थे, मुबारक खिलजी, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुगलकनामा की रचनाकार कौन है। बच्चों बताइएगा, एक किताब है उसका नाम है तुगलकनामा। तो उस किताब को किसने लिखा है? बर्नी ने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा है, इसामी ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सेम टू सेम अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है वह तुगलकनामा के लेखक हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो।
अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में, आपको मैंने इसके पहले वाला लेसन में विजयनगर साम्राज्य में ये प्रश्न पढ़ाया था, वहाँ से यह प्रश्न मिलता जुलता है, तो आप सेम टू सेम याद रख लीजिएगा। कहता है कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई था, पिछला वीडियो में आप देखिएगा लेसन नंबर 7 में विजयनगर साम्राज्य में, है ना। तो कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कहां पर अपना राज्य का स्थापना किया था, स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था? दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में यहीं पर हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हिंदुस्तान में जो नीचे होता है ना उसको बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण। हिंदुस्तान में जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं दक्षिण। यहीं पर है श्रीलंका वगैरह सब, यानी दक्षिण में है, ठीक है। तो यानी दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लिया? बच्चों बताइएगा, दिल्ली का ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने ब्राह्मण पर एक टैक्स लिया? उसका नाम था जजिया। ये ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण से टैक्स लेना चालू कर दिया, जजिया उसका नाम रखा था। जजिया टैक्स लेता था ब्राह्मण से। तो क्या हो जाएगा भाई? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक एक ऐसा राजा था जिन्होंने ब्राह्मण पर जजिया टैक्स लेना चालू कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए भाई हो गया, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, गुलाब खिले तो बताइए तुगलक वंश हो गया, तो सुगंध लो, सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश। क्या हो जाएगा? सैयद वंश। तो बच्चों बताइएगा सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने, खिज्र खां ने, बहलोल लोदी ने, या फिर मुबारक शाह ने? तो भाई सैयद वंश की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिज्र खां। इसका नाम हो जाएगा खिज्र खां, इन्होंने ही सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों बताइएगा खिज्र खां किसका सेनापति था? खिज्र खां किसका सेनापति था? तो भाई तुगलक का, फिरोज कुतुबुद्दीन ऐबक का, तैमूरलंग का, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तैमूरलंग। तैमूरलंग जानते हैं ये मंगोल का था, और इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, और इन्होंने क्या किया था? अपना सेनापति को हिंदुस्तान का ज़मीन दे दिया और यहाँ का राजा बना के चला गया। अब सोचिए ये लोग क्या करता है, हिंदुस्तान को जीत लेता है और अपना नौकर को हिंदुस्तान का राजा बनाता है और उसके बाद चला जाता है। इसका नाम है तैमूरलंग। बहुत खतरनाक राजा था तैमूरलंग। हिंदुस्तान आता था ना, हिंदुस्तान आने में लोग कांपता था हिंदुस्तान की, भाई तैमूरलंग आ गया। तो तैमूरलंग ने क्या किया? हिंदुस्तान को जीत लिया और अपना जो नौकर था उसका नाम था खिज्र खां, खिज्र खां को हिंदुस्तान दे दिया। हिंदुस्तान क्या किया? हिंदुस्तान दे दिया और हिंदुस्तान का राजा बना दिया। किसको? खिज्र खां को। इसका नाम है तैमूरलंग। किसका फोटो है भाई? तैमूरलंग का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की? चलिए भाई, गुलाब खिले तो सुगंध लो, अब आ गया लो से क्या हो जाएगा? लोदी वंश। ट्रिक कितना मजेदार है ना, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो अब बताइए लोदी, लो से लोदी वंश। तो बच्चों बताइएगा लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो भाई लोदी वंश की स्थापना किसने किया? बच्चों बताइएगा तस्वीर देख करके, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर महमूद लोदी? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहलोल लोदी। बकलोल से याद रख लीजिएगा, बहलोल लोदी यही है, बहलोल लोदी। इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश का पहला राजा कौन था? बहलोल लोदी। क्या नाम था? बहलोल लोदी। इन्होंने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? लोदी वंश में एक दूसरा राजा था, उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था बच्चों? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो एक दूसरा राजा था, उन्होंने कौन सा नगर को बसाया था? आगरा, महाराष्ट्र, भोपाल, या फिर इंदौर? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। तो आगरा जो शहर है ना, उसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी एक ऐसा राजा था जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, और आगरा में ही क्या है? ताजमहल है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की इब्राहिम लोदी किस वंश का राजा था? बताइए इब्राहिम लोदी जो था वह किस वंश का राजा था? भाई लोदी लगा हुआ है, मार दो लोदी वंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोदी वंश। इब्राहिम लोदी यही है, यह लोदी वंश का एक राजा था, है ना।
चलिए अगला 34वां प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। अब देखिए वो था तराइन का युद्ध, अब आपको नया युद्ध के बारे में बताते हैं, इसका नाम है पानीपत की लड़ाई। आप जानते होंगे कि पानीपत कहाँ है बच्चों, हरियाणा में एक जगह उसका नाम है पानीपत। तो बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ना वो किसके किसके बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यानी लोदी वंश का हो गया खत्म, अब आ गए हिंदुस्तान बाबर। कौन आ गए, बाबर, है ना। अब बाबर एंट्री करेगा क्योंकि हिंदुस्तान में अब दूसरा मुस्लिम आएगा, उसका नाम है बाबर, और हिंदुस्तान का राजा यही बनेगा बाबर, और इसी का खानदान सब वगैरह। उसके बाद आएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, सब इसका फैमिली आएगा हिंदुस्तान। तब ना हम लोग अगला वाला लेसन में पढ़ेंगे। तो बाबर अब हिंदुस्तान आ चुके हैं, है ना। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसका नाम था पानीपत की लड़ाई। क्या नाम था बच्चों, पानीपत की लड़ाई। ठीक है, चलिए यहाँ आप तस्वीर से याद रख लीजिएगा, ये है बाबर और ये है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है, बाबर और इब्राहिम लोदी। ये है बाबर, बाबर का तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बाबर और इसका नाम हो जाएगा इब्राहिम लोदी। दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, उस लड़ाई का नाम हो गया कौन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या नाम हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए हम आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चों, बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो भाई 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, ले लीजिए, ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि मज़ा नहीं आया ना जी। इसका आंसर हम आपसे पूछते तब मज़ा आता। ठीक है, कहता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, 1530 में, 1191 में, 1192 में। चलिए भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1526 में लड़ाई हुआ था, उसका नाम था पानीपत की पहली लड़ाई। कब हुई थी, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्योंकि अब हो गया गुलाम वंश खत्म, क्योंकि गुलाब खिले तो सुगंध लो हो गया खत्म। और ये था आपका ऑल ओवर कुल मिला करके 35 प्रश्न। अब आप देख सकते हैं कि अब हिंदुस्तान के राजा बन जाएंगे कौन, बाबर। कौन बनेगा, बाबर, है ना। अब बाबर का बेटा कौन था बच्चों, हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन आएगा, अकबर। तो ये सब आपको नेक्स्ट अगला वाला जो 9 लेसन बनेगा ना, तो उसमें ये सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में। तो कुल मिलाकर के बहुत वो भी चैप्टर मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब हिंदुस्तान का राजा बनेगा बाबर। और यहाँ पर इसी तरीक़ा से हो गया लोदी वंश हो गया ख़त्म, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो थे ना वो हार गए और बाबर जीत गया। क्यों जीता था वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, बाबर क्यों जीता, बाबर के पास में क्या ताकत था जो कि हिंदुस्तान को जीत लिया और हिंदुस्तान का राजा बन गया, और यहाँ का जो राजा था इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। देखिए हम आपको क्या किए हैं इस क्लास में, एक तरफ से सीरीज वाइज याद करवाए। यदि अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा क्लास में, बुक से याद कीजिएगा, या फिर बहुत जगह वीडियो वगैरह देखिएगा, तो आपको सीरीज में नहीं बताएगा। हम क्या किए, पहले आपको बताए कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कैसे आए, 712 में आए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बताया कि एक तरफ से मुस्लिम कौन आए, गजनी पहले आया कि गौरी पहले आया, गजनी पहले आया, गौरी बाद में आया, गौरी का नौकर कौन था, उसके बाद उसका नौकर कौन था, उसका नौकर कौन था। तो एक तरफ से सीरीज वाइज बनाए हैं हम वीडियो को। तो कुल मिला करके हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, और आपका ये प्यार मोहब्बत ही है जो कि आपको इतना हमसे जोड़ के रखता है। तो वही ये था आपका आज का क्लास। कैसा लगा आपको, ये तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास आपको। और नेक्स्ट हम लोग फिर अगले वीडियो में जो भी चीज़ें बची हुई है इसका पार्ट 2 आएगा, यानी अगला वाला पार्ट जस्ट इसके बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग जो इसका अगला प्रश्न होगा, कुछ प्रश्न इसमें बच गया है, उसको हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। ये पार्ट 1 था ऑल ओवर, तो ये इतना तो कंप्लीट हो गया। चलिए जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, इतना तक वीडियो देख लिया, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब यदि अगर आप करते हैं तो आपको नया नया वीडियो मिलेगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने में भाई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप जो भी बच्चे हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप बार बार भूल जाते हैं लाइक करने के लिए, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, एगो लाइक वाला बटन दिख रहा होगा बगल में, एकदम दबा दीजिए, एकदम हिला दीजिए मोबाइल को, ठीक है। तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। और आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के लिए लास्ट में जाने से पहले नीचे में एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसी कमेंट बॉक्स में एक मस्त सा एक कमेंट कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से रहता है इंतज़ार, सो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।